मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे अपने घर में ऐसा अंधेरा छुपा होगा। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रात के सन्नाटे में आई एक अजीब सी चीख, अनजानी आवाजें और मेरे पति और नौकरानी के बीच चल रहे रहस्यमयी राज ने मेरी रूह कपा दी। उस पल मुझे यकीन हो गया कि मेरी नौकरानी रोज मुझसे कहती थी, मालकिन आप नाइट शिफ्ट मत किया करे, आपकी हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। उसकी ये बातें मुझे कभी समझ नहीं आती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पर भेज दिया और अचानक जल्दी घर लौट आई। जैसे ही अंदर पहुंची, मेरे कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। अरुण घर पर नहीं था, मगर जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला, तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे में मेरी छोटी बेटी काव्या और नौकरानी रेखा थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि रेखा बार बार मेरे पास आती, कुछ कहने की कोशिश करती और फिर चुपचाप पलट जाती थी, जैसे कोई बात उसके दिल में अटकी हो। एक दिन जब उसने 3-4 बार ऐसा किया, तो मैंने पूछ ही लिया, रेखा सब ठीक है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मुझे लगा शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही तो परेशानी होती है, हर वक्त पैसों की जरूरत। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो वह झिझकते हुए बोली, नहीं मैडम, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि मैं आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मैंने जल्दी से कहा, तो बताओ रेखा, मुझे सिटी हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट मत किया करे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और थोड़ा गुस्से से उसे देखने लगी। आखिर वो होती कौन थी मुझे ड्यूटी करने से रोकने वाली? मेरे गुस्से को देखकर वह चुपचाप वहां से चली गई। मैंने सोचा, शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही है। वैसे भी कुछ समय से उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था, इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब उस पर नजर रखनी होगी और समझना होगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं हॉस्पिटल चली गई। वैसे तो मैं पहले दिन की ड्यूटी करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से नाइट शिफ्ट में थी और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। काव्या अब बड़ी हो गई थी और रेखा को मैंने फुल टाइम के लिए रखा था, जो हमारे घर में ही रहती थी। शाम को अरुण भी घर आ जाता था, इसीलिए चिंता की कोई वजह नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेखा के बारे में मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैंने कई औरतों से सुना था कि कुछ महिलाएं अपने घर को नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी और फिर उनके पति नौकरानी के साथ अफेयर में पड़ जाते थे, यहाँ तक कि छुपकर शादी भी कर लेते थे। जब से मैंने यह सुना था, मेरे मन में एक डर बैठ गया था। हालांकि मुझे अरुण पर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, और रेखा पर भी विश्वास था कि वह शरीफ औरत है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में यह एहसास बना रहा कि किसी को बदलते देर नहीं लगती। मैंने अपने पति अरुण और नौकरानी रेखा पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोए रहती थी, इसीलिए अरुण अक्सर रेखा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उन्हें नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब सुबह 6 बजे घर लौटती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई में दोपहर के 2 बजे उठती और लंच करने के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी। अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया करती थी। क्लिनिक से लौटकर शाम की चाय पीने के बाद मैं फिर अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी अरुण मुझसे शिकायत भी करते, संध्या, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन अरुण बहुत अच्छे थे और मैं उन्हें जल्दी मना लिया करती थी। वे भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी इसी रूटीन में चल रही थी और कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई, तो मैं भी थोड़ा सुकून में हो गई। लेकिन रेखा एक दिन फिर मेरे पास आई और बोली, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा ले। आपके जाने के बाद आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से में थी और अपनी बात खत्म करके वहां से चली गई।
उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय अरुण के साथ तो नहीं देख रही थी। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन सरकने लगी। मेरा विश्वास अरुण पर डगमगाने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। फिर भी मुझे जानना था कि आखिर रेखा की इस बार बार की जीत के पीछे मकसद क्या था, कि मैं नाइट शिफ्ट न करूं और दिन की ड्यूटी करवा लूं। मैं एक डॉक्टर थी और अपनी जिंदगी ईमानदारी से काम करते हुए बिताई थी। कभी किसी का एहसान नहीं लिया और एक्स्ट्रा फेवर भी नहीं किया। अस्पताल में जो भी ड्यूटी लगती, मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करती और पूरी लगन से निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए मैंने बात कर रखी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसे अचानक छोड़ना संभव नहीं था। इतने सालों से मैं मेहनत से कमा रही थी और अपने काम में हमेशा ईमानदार रही थी। पूरे स्टाफ का मुझ पर भरोसा था। लेकिन मैं अपने घर को भी इस तरह नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही होगा। रेखा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने समय में ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई और ना ही मुझे उसके बारे में कोई संदेह था। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनकी देखभाल के लिए वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे हमारे घर में रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उनकी देखभाल उसके माता पिता कर लेते थे और वे गांव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर में रहती थी। जो भी तनख्वाह मिलती वो अपने बच्चों के लिए भेज देती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ ला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहां वे भी रह सकते थे। लेकिन ना जाने क्यों वह हमेशा मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक रेखा ने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार अजीब सा लगने लगा था। वह हर वक्त मुझसे बस एक ही बात कहती, मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को घर पर रहे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रात को घर पर ऐसा होता क्या था जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर यह कहती थी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। नर्स ने कहा, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होकर बाहर आई कि कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। जब मैं बाहर गई तो सामने एक अनजान औरत खड़ी थी। मैं हैरत में देखकर पूछी, आप कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वह बोली, क्या आप ही डॉक्टर संध्या है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर संध्या हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अचानक मोबाइल का कैमरा निकाला, मेरी तस्वीर खींची और भाग गई। मैं कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ। जब तक मैं समझती, वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं तुरंत उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची और आखिर वह कौन थी। लेकिन वह तेजी से भाग चुकी थी। मैं परेशान होकर वापस आ गई और सोचने लगी कि भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह और यहाँ क्यों आई? मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारा कर रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गलत होने वाला है। मैं जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अरुण को बहुत नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थका देती थी और सुबह तक मैं लेट उठती थी। जब मैं सोकर उठती, तब तक अरुण ऑफिस के लिए निकल चुके होते और जब रात को मैं ड्यूटी पर जाती, तब वह घर पर भी नहीं रहते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से अरुण से मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। इस बात का एहसास होते ही मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अरुण को कॉल करने लगी। मैंने सोचा, कम से कम फोन पर ही बात कर लूं, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि वह रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, तो फिर ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लूं। जब मैंने यह घर में बताया
तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर रेखा के चेहरे पर सच्ची खुशी के भाव नजर आए। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं टहलने के लिए बाहर चली गई। मैंने देखा कि रेखा किसी से फोन पर बात कर रही थी और किसी को बता रही थी, मैडम जी आज घर पर ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान बच गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया। मैंने पूछा, किससे बात कर रही हो? तो वह बोली, किससे भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब रेखा के बारे में शक होने लगा था। यह कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही थी या फिर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए हुए थे। अरुण मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं सोचने लगी, क्या वह सच में खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नजरों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी रेखा का कुछ चक्कर चलता हो, इसीलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहे। मेरी एक बेटी रिया और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और बेटा छोटा था और स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे। मेरा ख्याल था कि इतने लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरानी ही काफी है। इसीलिए मैंने कभी रेखा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने रेखा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी किसी दूसरी नौकरानी रखने की। मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि रेखा और रिया आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त रेखा के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डालकर खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार करती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह रिया रेखा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि रिया तो रेखा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन रेखा उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देखा। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया रेखा के कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया। हो सकता है कि मैं तो घर पर नहीं रहती, सिर्फ रेखा ही घर पर होती है, तो रिया का दिल उसी से लग गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर, मैंने घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा कि पता नहीं रेखा के ड्रामे कब खत्म होंगे। यही सोचकर अगले दिन दोबारा अपनी रूटीन के अनुसार नाइट ड्यूटी शुरू कर दी। 2 दिन के बाद ही की बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं। इसी सोच के साथ मैं बाजार गई। वहां मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर देखकर मैं एकदम पत्थर की रह गई। अरुण एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? वह तो एकदम ठीक ठाक था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा, वह एक कमरे के अंदर चला गया। खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने और हाथ मिलाने के बाद अरुण जल्दी से बाहर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद जो औरत आई, उसे देखकर मैं आंखें झपक गई। मैं फटी आंखों से देख रही थी कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि रेखा ही थी। उस औरत ने रेखा को कुछ पैसे दिए और रेखा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर ये चक्कर क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरुण ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उसी औरत ने अरुण के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे रेखा को दे दिए। आखिर ये सब क्या चक्कर था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह वही औरत थी
जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका अरुण के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लूंगी, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। दोनों हाथ मिलाते हुए वहां से चले गए। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी, और इसमें अरुण और मेरी नौकरानी रेखा भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी, तो उस समय तक अरुण भी घर आ चुके थे और कहने लगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी मैं अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए। मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे पाएगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द थी कि मुझे भी लग रहा था कि अब मैं और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बिना बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा, उन लोगों को जगाने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोलूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि शायद अरुण अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की। एकदम से दरवाजा खुला और सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीखें निकल गई। वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि मेरी बेटी रिया रेखा को बुरी तरह से पीट रही थी और चीख की आवाज भी रेखा की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर रेखा को हटाया। वह मुझे देखकर परेशान हो गई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है। और यह आज से नहीं बल्कि कई महीने से हो रहा है। मैंने गुस्से से रिया को देखा और पूछा, आखिर तुम रेखा को क्यों मार रही हो? उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतनी बुरी तरह से पीट रही हो? रिया ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच मत बोलिए। आप जो भी हैं यहाँ से चले जाए। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी और सोच रही थी, यह क्या बक रही है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जिसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ रेखा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर रिया की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी और मैं यह सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। रेखा अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैंने रेखा से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी, आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। रेखा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भाग कर आई जैसे एक मिनट भी यहाँ रुकी तो कहीं रिया उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी, यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहे, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था।
इसीलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। अरुण बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी अनुमति दी। शुरू से ही मेरे बच्चे को नौकरों ने पाला था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती और उनसे प्यार नहीं करती। रेखा कहने लगी, आपके व्यवहार से रिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय ही नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की जरूरत थी, जो उसे नहीं मिला, तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझे मारपीट करके निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और क्योंकि आपसे उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसीलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझसे ना सिर्फ माफी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है, ताकि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और माँ बाप का पेट अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैंने रिया से कहा, रिया, तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डर गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। रिया दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। इसीलिए मैं डर गई और आपको कुछ बता भी नहीं पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहे। मैंने रेखा से पूछा, रेखा, ये सब कब से हो रहा है? रेखा ने मुझे बताया, मैडम जी, यह पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे प्रति कभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी कभी लाड़ और प्यार से जीत करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह सब कुछ जो एक बेटी अपने माँ से चाहती है, वो मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। और जब मैं उसकी जीत पूरी करने से मना कर देती थी, तो वह गुस्से से पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती। रेखा की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि वह क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था, जो मेरी बेटी रिया मुझ पर और रेखा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति अरुण का उस दिन उस औरत से मिलने का प्लान था, जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब रेखा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा, तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैं आपकी बेटी को जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर से विनती की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत वही डॉक्टर थी। आपके पति ने उस डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था, और उस दिन भी आपके पति अरुण उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती, मैं चली जाती थी, और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी।
इसीलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीरें क्यों ली? तो वह कहने लगी, इसीलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डाल सकूं। अब वह शक में पड़ गई है, तो वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। रेखा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची रिया शुरू से ही अपने आप में मगन रहने लगी थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही भुला दे। मेरे पति अरुण को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसीलिए वह खुद सारे मामले ठीक कर रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर और अपने बच्चों को समय दे सकूं। और हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी रिया को ठीक कर लिया। मैं भी उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मेरे बच्चों को मैं कुछ समय दे सकूं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।